हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा स्टडी पॉइंट। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारी आज की पॉजिटिव और मोटिवेशनल लाइन। और आज की मोटिवेशनल लाइन है, विद्यार्थी जीवन में जिसने मेहनत रूपी तपस्या कर ली वो एक दिन इस दुनिया में अपने हिसाब से जीवन बिताएगा। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अभी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, माँ बाप का दिया हुआ समय है अभी आपके पास जिम्मेवारियाँ नहीं हैं, केवल और केवल पढ़ाई का आपके पास समय है। तो इस समय को एक तपस्या समझकर तपस्या के रूप में लीजिए और दुनियादारी के बाकी चीज़ों में ध्यान ना लगाकर केवल और केवल पढ़ाई में ध्यान रखिए, ताकि आने वाला जीवन आपका बिल्कुल खुशी खुशी अपने अनुसार आप जी सको। क्योंकि अगर तपस्या कर लोगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी और उसके बाद आप अपने मन मुताबिक जीवन जी पाओगे। पहला क्वेश्चन है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का खोजी पत्रकारिता पुरस्कार किसने जीता है? खोजी पत्रकारिता पुरस्कार, और किसका है ये? एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ये संस्था है। इसका खोजी पत्रकारिता पुरस्कार किसने जीता है? वो जीता है नितिन सेठी ने। ओके, तो भारतीय पत्रकार नितिन सेठी ने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित खोजी पत्रकारिता पुरस्कार जीता है। उन्हें अफिंगटन पोस्ट इंडिया पर प्रकाशित इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये जो है ना, इन्होंने इलेक्टोरल रोल बॉन्ड्स पे लिखा था, पर उनके कवरेज और खोजी लेखों के लिए सम्मानित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारतीय शहर कौन सा है? यानी पहला भारतीय शहर, और पहला कोई भी चीज़ होती है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं उस पे आपने जो है ना हमेशा आज तक देखे होंगे, लेकिन महिला प्रतीक लगाए हैं ट्रैफिक सिग्नल पे, तो वो कौन सा शहर है? वो है मुंबई। ओके, मुंबई यातायात संकेतों पर महिलाओं के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। ओके, मुंबई नगर निगम ने ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए हैं जो त्रिकोणीय फ्रोक के साथ महिला आइकन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो वो मुंबई। अगला क्वेश्चन, फूड सिस्टम विजन प्राइज किसने जीता है? फूड सिस्टम विजन प्राइज ये खाद्य के जो होता है हमारा खाद्यान्न उसके फील्ड में दिया जाता है। तो ये किसने जीता है? ये जीता है FSSAI ने, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। ओके, अब ये FSSAI, आप जो भी एक स्टैंडर्ड का जो है ना, कोई भी मानक का आइटम जो खरीदते हो, जैसे मान लीजिए मसाले ही ले लीजिए, अगर जो भी मसाले देखोगे वो खाद्य दृष्टि से जो है ना सुरक्षा मानक को अगर वो खरा उतरता है उसके ऊपर, तो उस पर ये निशान मिलेगा आपको FSSAI, ये लोगो जरूर मिलेगा इसका। ओके, इसका मतलब वो जो है ना मानक प्राधिकरण से गुजरा है। कोई भी आइटम, चाहे कोई मसाला हो चाहे कोई अन्य दाल वगैरह हो, तो जहाँ इसके माध्यम से जो गुजरता है ना FSSAI के माध्यम से, तो वो एक स्टैंडर्ड मानक का होता है, अच्छी क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट होता है। ओके, तो FSSAI की स्थापना हुई थी 2011 में। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, यानी कब स्थापना हुई थी आपको ये ध्यान रखना है। यानी FSSAI इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। उसके बाद से 2011 के बाद से ये हर एक पैकेट के ऊपर जो भी खाद्यान्न प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर FSSAI की लोगो आता है। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, और खाद्य मंत्री हैं भारत के रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? विश्व जैव ईंधन दिवस ये मनाया गया अभी हाल ही में 10 अगस्त को, और प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गैर जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाना है। गैर जीवाश्म ईंधन यानी जिससे धुआं प्रदूषण ना फैले। ओके, और जैव ईंधन नवीकरणीय, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ओके, यानी इनसे प्रदूषण नहीं फैलता, तो इसलिए जो है ना विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को।
अगला क्वेश्चन, सेल के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? SAIL, सेल, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सेल की फुल फॉर्म है S से स्टील, A से अथॉरिटी, I से इंडिया, L से लिमिटेड, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है अब हाल ही में, तो वो बनाया गया है सोमा मोंडल, लेडीज हैं ये, सोमा मोंडल। तो सोमा मोंडल जो हैं, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, अब सेल की फुल फॉर्म मैंने बता दी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ओके, और ये सोमा मॉडल जो हैं, ये 2017 में सेल में शामिल हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कंपनी है, इसके अंदर जो है ना, सोमा मंडल ने इसे 2017 में ज्वाइन किया था। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में कितनी विजेता ऐप्स को चुना गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत। तो इसमें जो है ना, कितनी विजेता ऐप्स को चुना गया है? कई ऐप्स जो है ना इनवाइट किए थे एप्लीकेशन, तो कईयों ने जो काफ़ी ऐप्स बनाई थी, और उन उद्यमियों ने जो भी ऐप्स बनाई उसमें से अब 24 को विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, MyGov के इनोवेट प्लेटफॉर्म पर आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया था। इसमें उद्यमियों से लगभग 7-7 हज़ार प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थी और 24 ऐप्स को विभिन्न श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया है। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में कितनी विजेता ऐप्स को चुना गया है? तो 24। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने कितनी वस्तुओं के आयात पर एक चरणबद्ध वर्षवार प्रतिबंध की घोषणा की है? यानी हर वर्ष जो है ना, धीरे धीरे हर साल करके कितनी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा देगी सरकार, यानी रक्षा मंत्रालय। ओके, तो रक्षा मंत्रालय है तो रक्षा की जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी अपना डिफेंस के प्रोडक्ट होते हैं, वो 101 प्रोडक्ट, ठीक है, 101 प्रोडक्ट को जो है ना क्रमबद्ध तरीके से, यानी एक साथ नहीं बल्कि साल दर साल इन पर प्रतिबंध लगा देगी 101 प्रोडक्ट पर, यानी मंगाएगी नहीं, अपने यहाँ बनाया करेंगे। और ये भी किसका हिस्सा है? आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा मंत्रालय ने 9 अगस्त 2020 को रक्षा उपकरणों के 101 उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध वर्षवार प्रतिबंध की घोषणा की है। ओके, और भारत के रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास कब किया गया है? कल भी हमने जो है ना इसी टॉपिक पे लिए थे 3 क्वेश्चन, आज भी 3 क्वेश्चन हैं। धीरे धीरे, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं इनमें से जो है ना, जो भी ज़रूरी होता है वो आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास कब किया गया है? तो ये किया गया है अभी हाल ही में 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को किया गया है। और शिलान्यास किसने किया है, क्वेश्चन और बनता है, वो किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो चलो अब तो मंदिर का जिक्र है, वैसे भी पूछ लिया करते हैं नदी किनारे बसे हुए जो भी स्थान है उनको। तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो है सरयू नदी के किनारे। ओके, अगला क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है? पहले जो है ना, जब योजना थी, प्लानिंग थी, वो थी 212 पिलर की, कि जो है ना इसमें 212 खम्भों के ऊपर जो है ना पूरा जो ढांचा है वो खड़ा होएगा। लेकिन अब जो पिलर हैं, जो खम्भे हैं, उनकी कितनी संख्या कर दी गई है? वो कर दी गई 360। 360 पिलर होंगे पूरे मंदिर के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो वो है ब्रह्मपुत्र। ओके, और ब्रह्मपुत्र कहाँ सबसे ज़्यादा चौड़ी हो जाती है? डिब्रूगढ़, जो असम के अंदर है ये जगह, ये ध्यान रहे, डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम। डिब्रूगढ़ के पास भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र की अधिकतम चौड़ाई 26 किलोमीटर हो जाती है यहाँ के डिब्रूगढ़ के आसपास। तो देख लो 26 किलोमीटर कितना ज़्यादा चौड़ा होता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? यानी जिसमें नगर ज़्यादा हैं, गांव कम हैं। ओके, सिटीज़ ज़्यादा हैं और गांव की पॉपुलेशन कम है, यानी गांव संख्या में कम है। तो सबसे ज़्यादा नगरों वाला राज्य है गोवा। छोटा राज्य है भारत का, लेकिन क्या है कि सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। ओके, गोवा की कुल जनसंख्या का 49.77%, यानी 49.77%
ये जो है ना नगरीय हिस्सा है इसका, तो देख लो 50% के आसपास जो है ना नगरीय है। इसके बाद दूसरे नंबर पे भारत में नगरीकृत राज्य का में स्थान आता है मिजोरम का, उसके बाद तमिलनाडु का और उसके बाद महाराष्ट्र का। ओके, तो पहला नंबर गोवा, ठीक है, दूसरा नंबर मिजोरम, तीसरा नंबर तमिलनाडु और चौथा नंबर महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड्स, अब जिक्र हुआ है गोवा का, तो गोवा की राजधानी है पणजी और सीएम है यहाँ के प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों के बारे में जो बार बार एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो संगीत का जनक, अब से ले लीजिए तो सामवेद, सीधा सा याद रखना है। संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? संगीत के बारे में सारी जानकारी कहाँ है? सामवेद के अंदर। से संगीत, से सामवेद। ओके, अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। राजतरंगिणी पुस्तक, तो इसके लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। और इस पुस्तक के बारे में अब कल्हण ने ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि राजतरंगिणी में किस के का इतिहास बताया गया, तो कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है उसके इतिहास के बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत है राजतरंगिणी। और किसने लिखी है? कल्हण ने। ओके, और दूसरा पॉइंट इसमें कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का पहला प्रयास कल्हण द्वारा किया गया। यानी जो राजतरंगिणी है ये संस्कृत के अंदर लिखी गई पहली ऐसी बुक है जिसमें जो भी घटनाएं हैं कश्मीर के अंदर उनको बिल्कुल सीक्वेंस से वहाँ लगाया गया है इस बुक में। ओके, तो ये ध्यान कर लेना। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अविश्वास प्रस्ताव यानी अब संसद के अंदर जो है ना, जब ये हो जाए कि भाई हमारा बहुमत नहीं है और हमें इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी पूरे के पूरा अगर अविश्वास प्रस्ताव संसद पास कर देती है तो उसके बाद जो है ना वहाँ सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ओके, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, कईयों को कन्फ्यूजन है, कहेंगे कि जो है ना मोरारजी देसाई, लेकिन मोरारजी देसाई क्या थे? हालांकि 1979 में यानी 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार भी जो है ना अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से गुजरी थी, लेकिन क्या था, मोरारजी देसाई ने ये अविश्वास प्रस्ताव यानी बहुमत साबित करने से पहले ही, जब यूँ पता लगा कि भाई मेरी हार होने वाली है, तो पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ओके, तो इसलिए जो है ना क्वेश्चन हमारा है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो वीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ओके, और 1990 में जो है ना ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए थे। ठीक है, और अगर पहले नंबर पे वैसे पूछा जाए तो उनसे पहले 1979 में अपनी हार का अंदाज़ा लगते ही मोरारजी देसाई ने मत विभाजन से पहले, यानी जो वोटिंग करवाई जाती है उससे पहले ही 15 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी सरकार गिर गई थी। ओके, तो यानी पहले ही इस्तीफा इन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया था। यूँ पता था कि भाई अविश्वास प्रस्ताव में हम हारेंगे जब वोटिंग होएगी तब, तो इसलिए जो है ना इन्होंने इस्तीफा दे दिया था मोरारजी देसाई ने। ओके, लेकिन क्वेश्चन के लिए आज से कि भाई अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पूरी सरकार जो है ना अविश्वास प्रस्ताव जब वोटिंग हुई तो उस टाइम हार गई थी। अविश्वास प्रस्ताव यानी जो है ना पारित हो गया था और उसकी वजह से विश्वनाथ प्रताप सिंह को रिजाइन देना पड़ा था। ओके, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, सफलता अवश्य मिल जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।